बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ क्यूयू में एमफिल फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए फॉल 2017 का, स्प्रिंग 20 का और इसके अलावा भी हमने मजीद क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पास्ट पेपर से रेलेवेंट। ठीक है, हमने फॉल 2018 का पेपर स्टार्ट किया था जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उससे स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, MCQ number 6 है solenoid A has length L and N turns, solenoid B has length 2L and N turns, and solenoid C has length L by 2 and 2N turns. The fields at the centers of the solenoids A, B, and C is BA, BB, and DC respectively. If each solenoid carries the same current, the magnitudes of the magnetic fields at the centers of the solenoids are related as. अब यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सोलेनॉइड के केस में जो हमारे पास होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर L I। इसमें जो N है ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है और N हमारे पास L हमारे पास लेंथ है। ठीक है, अब अगर हम लोग सोलेनॉइड A के लिए लिखें, ठीक है, तो सोलेनॉइड A के लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी, दिस इज फॉर A म्यू नॉट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनॉइड A के लिए हमारे पास N और लेंथ है हमारे पास L। ठीक है, तो ये हमारे पास A के लिए होगी। अब हम लोग C के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो सी के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट। अब सी के लिए हमारे पास जो एन है दैट इज 2N। ठीक है, और जो हमारे पास लेंथ है दैट इज L/2। ठीक है, L/2I। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 4 म्यू नॉट N ओवर L/I। ठीक है, अब ये जो टर्म है म्यू नॉट N ओवर L/I, दिस इज इक्वल्स टू BA। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो BC है वो इक्वल आ गया 4 टाइम्स BA के। तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन ए। Next MCQ number 7. Let SI denote the change in entropy of a sample for an irreversible process from state A to state B. Let SR denote the change in entropy of the same sample for a reversible process from state A to state B. Then which of the following statement is true? अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास एंट्रोपी है ना वो एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, स्टेट फंक्शन आपके पास क्या होता है जो जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सिस्टम आपका जो सैंपल है वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चाहे वो उसको रिवर्सिबली फॉलो कर रहा है, इरिवर्सिबली फॉलो कर रहा है, एंट्रोपी इस चीज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, एंट्रोपी जस्ट डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, कि आपके पास जो चेंज इन एंट्रोपी है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो इक्वल होगा चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है MCQ नंबर 8। अब स्टूडेंट्स ये जो MCQ नंबर 8 है ये एग्जैक्टली सेम MCQ है जो हमने फॉल 2017 के पेपर में डिस्कस किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हमने फॉल 2017 का पेपर डिस्कस किया था तो उसमें हमारे पास एक MCQ था, MCQ नंबर 7। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम। अब आप देख लें दोनों MCQ आपके पास एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपने वहां से उस क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, next MCQ number 9. The solution to the Schrodinger equation for a particle bound in a one-dimensional infinitely deep potential well indexed by quantum number n indicates that in the middle of the well the probability density vanishes for. इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। ये हमारा थोड़ा टाइम टेकिंग MCQ आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ना वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये हमारे पास वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल आ गया। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा बट इट्स ओके। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर आपको क्या है कहा है इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके पास एन है दैट वुड बी इक्वल टू 1 2 अप टू इंफिनिटी। ओके, जो आपके पास क्वांटम नंबर एन है ना उसकी आपके पास वैल्यूज होंगी 1 2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है,
दिस इज इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि अच्छा इसकी जो आप लेंथ है वो हम लोग ले लेते हैं 0 to L, ठीक है। और यहाँ जो ये हमारा सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास लेंथ क्या होगी L/2, ठीक है। सेंटर को हम पहले प्रोमिनेंट कर देते हैं, दिस इज आवर सेंटर, क्योंकि हमने जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करनी है वो हमने मिडल ऑफ द वेल फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने इसको पहले ही सेपरेट कर लिया कि ये हमारा मिडल है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ना n=1, n=2, n=3 एंड सो ऑन के लिए हम लोग ना जो वेव हमारी किस तरह की वेव आती है, ठीक है, कि हमारी लेंथ क्या बनेगी, ठीक है, हम उस सबको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम n=1 के लिए देखते हैं, ठीक है, कि n=1 के लिए हमारी लेंथ क्या होगी वेव की, ठीक है। ये n=1 के लिए हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2L/n, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी n λ/2 के, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम n की डिफरेंट वैल्यू सब्सटीट्यूट करके L की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो वहां से आपके पास लेंथ क्या आ रही है λ/2, यानी n=1 के लिए जो आपकी वेव होगी वो ये होगी, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ वेवलेंथ λ/2, ओके, ठीक है। सिमिलरली आप n=2 के लिए करें, अब n=2, ठीक है। तो अब जब हम n की वैल्यू यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, तो 2 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ इक्वल आ जाएगी लैम्डा के, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कुछ वेव जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है n=3, ठीक है। अब हम n=3 के लिए करते हैं, ठीक है। जब हम n=3 के लिए करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ लेंथ आ जाएगी 3λ/2, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वेव बनेगी, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ है हमारे पास 3λ/2, ठीक है। इसको आप ना साथ मेंशन कर लें और इसको आपने नीटली अपने पास सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप इससे ऑनवर्ड भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर फिलहाल 3 क्वांटम नंबर्स के लिए ही करेंगे, ओके। दिस इज लैम्डा नॉट λ/2, ओके, एंड सो ऑन। ये मैं इसको थोड़ी सी हाइट में इसकी ज्यादा कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एंड सो ऑन, ठीक है। आप इसको n=4, 5 एंड सो ऑन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, वो भी सेंटर ऑफ द वेल पे, ठीक है। अब आप देखिए सेंटर ऑफ द वेल पे अगर हम n=1 के लिए देखें तो सेंटर ऑफ द वेल पे हमारे पास यहाँ पर एंटी नोड पॉइंट बन रहा है, आपके पास क्या है एंटी नोड, ठीक है। और एंटी नोड पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी, ठीक है, यानी n=1 के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है सेंटर पे, ठीक है। फिर आप n=2 के लिए देखें तो n=2 के लिए हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे नोड पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना। और नोड पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम होती है, ठीक है, यानी n=2 के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी वैनिश हो रही है, ठीक है। लाइकवाइज आप n=3 के लिए देखें, ठीक है, तो n=3 के केस में फिर से आपके पास एंटी नोड आ रहा है, ठीक है, तो यानी आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, यानी n=3 के लिए भी आपकी प्रोबेबिलिटी वैनिश नहीं हो रही, ठीक है। जब आप n=4 के लिए देखेंगे तो n=4 के लिए आप उसको ड्रॉ करके देख लीजिएगा तो उसमें भी सेंटर में आपके पास नोड पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है, यानी सेंटर पे आपकी प्रोबेबिलिटी वैनिश हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकली कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो वैनिश हो रही है फॉर स्टेट्स n=2, 4 एंड सो ऑन, मीन्स फॉर इवन स्टेट्स हमारी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो वैनिश हो रही है, ठीक है। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे नोड पॉइंट्स हैं, ठीक है, नोड पॉइंट्स पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो वैनिश हो रही है, ठीक है। और जबकि हमारे जो एंटी नोड पॉइंट्स हैं उनमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो नोड पॉइंट्स के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी वैनिश हो रही है। स्टूडेंट्स ये तो हमने फिगर के थ्रू यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू निकाली, ठीक है। अगर आप इसको मैथमेटिकली भी देखना चाहते हैं तो हम इसको मैथमेटिकली भी वेव फंक्शन के थ्रू भी डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नोड पॉइंट्स पे
जीरो होती है, जबकि एंटी नोड पॉइंट्स पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो वेव फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज साई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/L साइन n pi, sorry, sin n pi, this is n, okay, over a x। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि n की डिफरेंट वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ना आप वेव फंक्शन की वैल्यू डिटरमिन करें। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो x है, x की वैल्यू आपके पास होगी a/2, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करनी है मिडल ऑफ द वेल पे। ठीक है, a/2 कह लें आप इसको, हम इसको l/2 कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो लेंथ है उसको l से डिनोट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी फिर हमारे पास ये l होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये हमारे पास l है। ठीक है, एंड दिस इज l/2। ठीक है, तो दिस l गेट्स कैंसल, तो यहाँ से जो हमारे पास ये वाली टर्म है, ये सेकंड टर्म साइन वाली, ये इक्वल आ जाएगी साइन n पाई ओवर 2 के। ठीक है, अब यहाँ पर आपने n की डिफरेंट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। जब हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/2। पाई/2 मींस 90 एंड और साइन 90 पे 1 होता है, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2/L, जो कि हमें फिगर से भी नजर आ रही है। ठीक है, फिर जब आप n इज इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए जब आप देखेंगे तो वो 2 गेट्स कैंसल, तो यहाँ पर जस्ट पाई रह जाएगा, साइन 180 पे 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो n इज इक्वल टू 2 है उसके लिए वेव फंक्शन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप n इज इक्वल टू 3, 4 एंड सो ऑन के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है MCQ नंबर 10। A particle of mass m has the wave function psi of x3 is equal to e to the power iota omega t alpha cos kx plus beta sin kx, where alpha and beta are complex constants and omega and k are real constants. The probability current density will be given by which of the following? Note alpha hysteric denotes the complex conjugate of A. अब यहाँ पर आपको probability current density find करनी है। ठीक है, तो probability current density find करने के लिए हम formula use करेंगे, मैं इसको यहाँ पर साइड पे लिख देती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, ये फॉर्मूला है हमारे पास जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू आयोटा एच का टू 2m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यूज कर रहे हैं। ठीक है, साई की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, साई स्टार की जो स्टार है इसको आप हिस्टेरिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो जब साई स्टार है वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं पर इसका ना कंजुगेट ले रही हूँ। ठीक है, तो ये साई स्टार हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर माइनस अयोटा ओमेगा टी, और साथ में यहाँ पर हमारे पास अल्फा के ऊपर भी स्टार आ जाएगा और बीटा के ऊपर भी स्टार आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि अल्फा स्टार एंड बीटा स्टार डिनोट्स द कम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, ये हमारे पास साई स्टार की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अब आपने क्या करना है कि साई स्टार की वैल्यू फाइंड करके आपने इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेल की वैल्यू है वो हमारे पास होगी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो उसकी जस्ट डिपेंडेंस एक्स पे है। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स साई स्टार को डेरिवेट करना है। ठीक है, तो इस में आगे फिर आपने सिंपल कैलकुलेशन है मैथमेटिकल। ठीक है, मैंने आपको साई स्टार की वैल्यू बता दी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि आपने कैसे काम करना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें, इसमें एंड पे आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, बड़ी सी इक्वेशन होगी जिसमें 8 टर्म्स आएंगी। ठीक है, उनमें से 4 टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग 4 टर्म्स रह जाएंगी। ठीक है, फिर उन 4 टर्म्स में आपके पास जो हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो आइडेंटिटी वहां पर यूज होगी और आपके पास ये जो ऑप्शन ई है ये आपके पास इजीली आ जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन ई नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेशंस करते हो कोई मिस्टेक कर दी होगी, कहीं पर कोई साइन की मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, प्लस माइनस की, तो उसको फिर रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी कंप्लीट। Next MCQ number 11. If A and B are Hermitian operators, each of which possesses a complete set of eigenfunctions, and if AB is equal to BA, then ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको गिवन है AB is equal to BA, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। ये देखें, अगर हम ए एंड बी हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर्स है, यानी अगर आप इनका एडजॉइंट लेंगे तो आपके पास वही ऑपरेटर
यानी जो आपका गिवन ऑपरेटर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब ए बी इज इक्वल टू बी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करे कि कम्यूटेटर ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब यहाँ पर ये कैसे रिप्रेजेंट करें कि अगर हम इसको ओपन करते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है, तो हमारे पास ये जो कम्यूटेटर ए बी है ये इक्वल होता है ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाता है बी ए बी के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कम्यूट उसी वक्त करते हैं जब आपका कम्यूटेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताऊंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, पहली ये कि अगर आपके ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आप उनको साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि अगर आपके ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर आपके ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उनको साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो कम्यूट नहीं कर रहे यानी कि वो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब है कि अब आप उनको साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। लाइक अगर हम आप ये कम्यूटेटर रिलेशनशिप एक देख लें एक्स और पी एक्स का। ठीक है, ये बेसिकली पोजिशन और मोमेंटम का है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है अयोटा एज कट के। ठीक है, अल्टा एज कट मीन्स दिस कम्यूटेशन रिलेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन है ना, ये आपको क्या बता रहा है कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं एक्स और पी एक्स ये कम्यूट नहीं करे तो आप इनको साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, विच इज और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये, अगर आपके ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है दे बोथ पोजेस सेम आइगन फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन डी। There exists a complete set of functions which are eigenfunctions of A and B. Next, MCQ number 12. For an energy level of hydrogen atom having principal quantum number n and angular quantum number l, how many orbitals share the same angular momentum? तो orbitals के लिए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 12+1। ठीक है, ये आपका एक सिंपल एमसीक्यू आ गया था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब हमने ना फॉल 2017 का पेपर सॉल्व किया था, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये भी फॉल 2017 का पेपर मैंने ओपन किया है, उसमें हमारे पास एक एमसीक्यू था, एमसीक्यू नंबर 16। ठीक है, उसमें आपसे पूछा गया था आपने ऑर्बिटल डीजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल्स इज गिवन एंड इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ठीक है, तो उसके लिए हम हमारे पास क्या था एन स्क्वायर। तो आप देखें कि आपके पास ना ये एक ही टॉपिक है। ठीक है, पहले उन्होंने आपसे ऑर्बिटल डीजेनरेसी पूछ ली थी इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और अब उन्होंने आपसे पूछ लिया है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स शेयर द सेम एंगुलर मोमेंटम। यानी यहाँ पर ये जो कंपैरिजन मैं कर रही हूँ इसका पर्पस ये है कि आपको ये चीज क्लियर हो कि यानी एक ही टॉपिक से आपके पास एमसीक्यू आया है। ठीक है ना, बस पहले आपसे उन्होंने पूछ लिया था कि आपके पास ऑर्बिटल डीजेनरेसी के इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब आपसे उन्होंने ऑर्बिटल्स पूछ लिए कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स शेयर द सेम एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी इस यहाँ पर इसका पर्पस ये है कि आपको एक एमसीक्यू को आप जितने पॉसिबल फेस में तैयार कर सकते हैं ना आप उसको करें। ठीक है, क्योंकि आपसे किसी भी तरह एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको एमसीक्यू नंबर 11 में बताया कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कम्यूटेशन रिलेशन इक्वल्स टू 0 तो इसका क्या मतलब है। ये इंटरव्यूज में भी बाज़-औक़ात पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 13। अ थ्री लेवल सिस्टम इज फाउंड टू बी इन द स्टेट, ये आपको गिवन है, स्टेट विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल एनर्जी स्टेट्स विद कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 E2 E3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द एनर्जी E2? अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ ऑब्टेनिंग द एनर्जी E2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे E2 फाइव मॉड स्क्वायर। ठीक है, ओवर
प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ना क्वेश्चन में मेंशन हो कि जैसे यहाँ पर हमें स्टेट दी गई है फाइव इक्वल टू दिस वन, ठीक है, अगर आपको मेंशन हो क्वेश्चन में कि आपका जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, तो फिर उस केस में आपके पास ये जो टर्म है ना, ये तो इक्वल्स टू हो जाती है वन, अगर आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको इस टर्म को भी डिटर्मिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम ये न्यूमरेटर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये वाली जो टर्म है, ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बेसिकली मैंने फाइव लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये इसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है टर्म, इसकी वैल्यू हमें गिवन है थ्री, ठीक है। आप यहाँ पर दे सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर थ्री गिवन है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है थ्री। अब अगर आप इसका ये कंजुगेट ले लें, स्टार बेसिकली कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। अगर आप इसका कंजुगेट लेते हो तो आपके पास ये एक रियल नंबर है, तो इसका कंजुगेट भी आपके पास क्या आएगा, थ्री। तो यहाँ से भी आपके पास जो टर्म है वो थ्री ही आएगी, ठीक है। तो देन दिस थ्री इंटू थ्री इक्वल्स टू नाइन, तो यहाँ से आपके पास जो न्यूमरेटर में टर्म है वो आ जाएगी नाइन, ठीक है। ओवर, अब हम डिनोमिनेटर वाली टर्म फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको, अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर ना आप इसको डायरेक्ट देख लेना कि आपने ये जो ये वाली टर्म, ये ब्रा है ना बेसिकली, तो ब्रा आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टार कंजुगेट को, ठीक है ना। तो अब आप जब इसी इसका कंजुगेट लेंगे विद इटसेल्फ, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि ये जो आपके पास सेम स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, कि आप जो क्या कहती है कि आपके पास जो सेम एनर्जी स्टेट्स होती हैं, लाइक अगर आपके पास E1 है, ठीक है, आप इसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हो E1 के साथ, ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो जब आप इसमें यहाँ पर जब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये जो सेम स्केलर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, दैट वुड बी इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर से आ जाएगा टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 14, ओके। तो यहाँ यानी यहाँ पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगी दैट इज 14। यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी। यहाँ पर मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, आप बेशक यहाँ पर ये जो फाइव की वैल्यू है इसका प्रोडक्ट लो इसके कंजुगेट के साथ, ठीक है, यू वुड गेट दिस, ओके। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको आपने ओपन करके सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है कि आपका सेम का स्केलर प्रोडक्ट इक्वल्स टू वन आ जाएगा और जो डिफरेंट है उनका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे फर्दर जो एमसीक्यूज रह गए हमारे हम उनको डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एमसीक्यू नंबर 15 है, ये भी आपके फॉल 2017 के पेपर से आया हुआ है, ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस एमसीक्यू में अब उन्होंने एक छोटा सा बस चेंज किया है, ठीक है। हम वो चेंज भी देख लेते हैं। ये जो एमसीक्यू नंबर 8 है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज एमसीक्यू नंबर 15, ठीक है। अब चेंज किया है कि यहाँ पर आपको एनर्जी जो है ना उसमें नेगेटिव साइन है आ गया, ठीक है, जबकि 2017 के पेपर में यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं था, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि जो एमसीक्यू नंबर 15 है उसमें आप उसने उसको अब आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल यही सब काम आपने करना है, बस जस्ट यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ना एक वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो फिर आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ना